So today we're going to learn internal check, internal control, and internal audit. That is the fifth chapter of your syllabus, and it contains heavy weightage. So you need to go through this chapter thoroughly. First of all, we're going to understand what is the meaning of internal control. So internal control is best regarded as indicating the whole system of controls, financial and otherwise, established by the management in the conduct of a business, including internal check, internal audit, and other forms of control. In short, इफ वी टॉक अबाउट इंटरनल कंट्रोल, अगर हम इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो ये सिर्फ फिनेंशियल कंट्रोल की बात नहीं, इंटरनल दैट मीन्स कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जितने फॉर्म्स में हमने कंट्रोल वर्ड बहुत बार समझा हुआ है, कंट्रोल का मतलब क्या, यू हैव डिसाइडेड समथिंग, यू हैव प्लान समथिंग एंड नाउ यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली, आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। सो यू नीड टू कंट्रोल समवेयर, राइट, कि भाई इस तरीके से ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करेंगे। जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं उससे बियॉन्ड जा रहा है अपना एक्चुअल, तो वहां पे कंट्रोल करेंगे। सो दैट वी हैव लर्न इन फिनेंशियल्स कि भाई तुम कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हो कि इससे ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आना चाहिए, एंड देन यू हैव मोर कॉस्टिंग देन दैट, देन यू नीड टू कंट्रोल दैट। सो दैट इज योर फाइनेंशियल कंट्रोल। सेम वे मैनेजमेंट में कुछ कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, इट कुड बी ऑर्गेनाइजेशनल, इट कुड बी डिसीजनल, ठीक है। तो जो भी चीजें तुम क्या बोलते हैं कि कंट्रोल करने की ट्राई करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए, ठीक है, बिजनेस में हमने जो डिसाइड किया है गोल्स, उसको अचीव करने के लिए वे डेवलप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि भाई इसी तरीके से काम हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंटरनल कंट्रोल सेट करते हैं। तो उसमें हमें दो चीजें सीखनी है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज इंटरनल चेक. Okay, there is one more thing, scope of internal control. The scope of internal control extends beyond the accounting control, and it includes operational control like budgetary control, quality control, quantity control, internal check, and internal audit. We can broadly say that it is an accounting control and administrative control. So, जैसे हमने अभी बात किया, as we have already discussed, कि भाई सिर्फ अकाउंटिंग पे हम कंट्रोल करें वो इंटरनल कंट्रोल नहीं हो जाता। ओनली अकाउंटिंग, ओनली फाइनेंस इज नॉट द सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि ऑपरेशनल कंट्रोल्स। ऑपरेशनल यानी तुम डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजैक्शन करते हो, या डे टू डे तुम्हारी जो एक्टिविटीज है, मान लो तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज योर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज, उसमें जो कंट्रोल करते हो, जैसे कि बजटरी कंट्रोल आ गया। आप आगे पढ़ोगे कि बजटरी कंट्रोल होता क्या है, राइट। तो बेसिकली हम जैसे कि फाइनेंस बिल आता है अपना, तो फाइनेंस बिल में कैसा है कि दे हैव डिसाइडेड कि इतना खर्चा हम इस सेगमेंट में करेंगे, एग्रीकल्चर में करेंगे, इतना खर्चा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेंगे, इतना खर्चा हम एजुकेशन में करेंगे, इतना खर्चा हम हेल्थ केयर में करेंगे। सो दीज ऑल आर बजट्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये सिर्फ हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर आप अपने घर में भी ले लेते हो तो घर में भी योर मॉम डिसाइड्स और योर डैड डिसाइड्स कि भाई इतना खर्चा हम ग्रोसरी के पीछे करेंगे, इतने एक्सपेंसेस पेट्रोल के लिए हम अलोकेट करें। बट समहाउ व्हाट हैपेंस, समटाइम्स वी लैक कि भाई यहाँ पे इतना खर्चा सफिशिएंट नहीं है, वी नीड मोर फंड फॉर दैट segment, that particular segment. So there are two things, either you can provide more funds or you can control your expenses, right? So same thing goes for organization कि भाई तुम्हें जो बजट अलोकेट किया है उसके बियॉन्ड तुम जा रहे हो, सो देयर कुड बी टू थिंग्स, एक तो आपने बजट सही से अलोकेट नहीं किया, सो उसको करेक्शन चाहिए, यानी कि आप उसको ज्यादा फंड अलॉट कर दोगे। और दैट कुड बी अनदर रीजन कि भाई तुमको बजट सही से अलोकेट किया हुआ है बट यू आर वेस्टिंग और यू आर spending more amount, right? So in that case you need to control yourself, so that becomes your part of your internal control. Then you have quality control. See, even you must have heard TQM, total quality management concept, right? So in TQM as well we learn कि भाई quality control होना चाहिए।
अब क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, तो दे डिसाइड कि भाई यहाँ पे इतने, अब तुमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, सो यू हैव नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, so somewhere you need to control over your abnormal losses, right? So once you will be having control over your abnormal losses, you will be having better qualities, or we can say that कि भाई quality, you won't compromise in your quality. For example, तुम बिस्किट्स बनाते हो, तो ऐसा नहीं कि चलो हाँ ये क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड हो गया है, आज थोड़ा सा उसमें मिल्क की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन से, कि भाई वो मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था या कोई भी रीजन है, तो यहाँ पे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, व्हाट यू विल डू, आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे कि नहीं इसे हमें सेल नहीं करना है, राइट? You can sell that product, no one will going to question you, because that is only one lot. Rest of the time you provide good quality, but it can harm your goodwill, right? कि इस बार इसका प्रोडक्ट ऐसा आया, so you need to control over your quality as well as on your quantity, right? कि अब जैसे अब नॉर्मल लॉस वाला बात कर दिया, so if you will waste your products or waste your raw material more and more, okay, अब नॉर्मल लॉस की तरह, तो फिर क्वांटिटी पे वो अफेक्ट करने ही वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे फ्लोर मिल पे, राइट, तो फ्लोर मिल में क्या होता है, कुछ आटा तो उसका निकल ही जाता है, बट ही कैन टेक प्रिकॉशंस। एंड दूसरा ये है, दैट इज कुछ आटा ऐसा है कि जो हवा में उड़ जाता है, तो दैट इज नॉर्मल लॉस, क्योंकि वो कुछ भी करे उतना उड़ने ही वाला है। बट समहाउ इट हैपेंस कि भाई वो हर एक बार लेते समय, वो आटे का डब्बा हटाते समय उससे है ना गिर ही जाता है, ठीक है, यानी वो पर्सन ऐसा है कि ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो उससे ज्यादा वेस्ट होता है। ही कैन ही कैन प्रिवेंट दैट थिंग्स, बट ही इज नॉट डूइंग दैट, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब नॉर्मल लॉस हो जाता है, यू कैन कंट्रोल बट यू आर नॉट डूइंग दैट, तो यहाँ पे क्वांटिटी अफेक्ट करता है। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट हमने ऑलरेडी समझा। इंटरनल चेक यानी कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो सिंगल पर्सन कैरी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने प्रोडक्ट सेल किया, मैं सेल्समैन हूँ, प्रोडक्ट सेल किया मैंने, फिर आके मैं ही उसको बुक में लिखूं कि इतना सेल हुआ, मैं ही बैंक में जमा करवाने जाऊँ, पासबुक में भी मैं ही एंट्री करूँ, पैसे भी रिकवरी के लिए मैं ही जाऊं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो वन विल गोइंग टू क्वेश्चन में कि ये पैसे कहाँ से आए या इतने कम कहाँ से आए या आप इतना लेट एंट्री क्यों कर रहे हो। बट इन इंटरनल चेक सिस्टम व्हाट हैपेंस, इन सिंगल ट्रांजैक्शन देयर वुड बी मोर देन वन पर्सन, राइट, एटलीस्ट मोर देन वन पर्सन। तो यहाँ पे कैसा, मैं सेल करके आती हूँ तो मुझे कैशियर को पैसे दे देने कि ये लो भैया इतने पैसे मेरे आ गए हैं, इतना मैंने सेल किया हुआ है। देन व्हाट कैशियर विल डू, तो कैशियर जो है वो पैसे को क्या करेगा, आगे जो पर्सन बैंक में जाता है उसे दे देगा कि ये लो आज का इतना सेल इतने सेल्समैन का हुआ है, आपको ये ट्रांजैक्शन जो है, सॉरी ये पैसे जो है वो जमा करवाने, डिपॉजिट करवाने हैं बैंक के अंदर। देन पासबुक में एंट्री करवाने, हर 4 दिन में एक पियून को भेज देंगे कि जा भाई पासबुक में एंट्री करवा के आ। फिर जो पासबुक और तुम्हारा कैश रिसीव हुआ है उसको रिकनसाइल करने के लिए और एक पर्सन होगा, रिकनसाइल यानी टैली करने के लिए और एक पर्सन होगा। सो व्हाट हैपेंस कि एक पर्सन ने अगर चोरी किया है तो आगे कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, और द नेक्स्ट पर्सन विल आस्क कि भाई वाउचर इतने का बना है, पैसा इतना क्यों, या गुड्स इतने का लेके गया था तू, इतना ही कैश क्यों क्यों आया, या इतना कम क्यों सेल दिखा रहा है। सो इंटरनल चेक सिस्टम में दैट थिंग कैन बी पॉसिबल, यानी एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक क्या कर देता है, ऑडिट कर देता है इन शॉर्ट। एंड इंटरनल ऑडिट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, so we are not going to discuss that, or we'll not going to repeat that. So we can broadly say from the above points that your internal control is your accounting control as well as your administrative control. Now what mean by internal check? According to Spicer and Pigler, internal check is an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to carry through and to record every aspect of a transaction, so that without collusion between two or more persons, fraud is prevented, and at the same time the possibilities of error are reduced to a minimum. As we have already discussed, right, कि एक ही ट्रांजैक्शन जो है वो सारे एम्प्लॉयज नहीं, सॉरी एक ही एम्प्लॉय उसको नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, एक ही एम्प्लॉय उसको नहीं हैंडल कर रहा है,
even your single transaction will be carried out by so many people. So in that case what will happen कि तुम fraud नहीं कर सकते हो, और अगर तुमसे कोई error हो गया, fraud तो नहीं हुआ है but error भी हुआ है, तो दूसरा person जो है वो क्या करेगा, identify कर लेगा, because that is much easier कि भाई ये इसमें इतना दिखा रहा है, इतना ही है, so you'll be going to answer अच्छा यहाँ पे ऐसा था मैं भूल गया, right? So वहाँ पे errors भी minimize हो जाते हैं. Now, what are the characteristics of your internal check system? So, first is division of work. Internal check system में work जो होता है वो divided होता है within your employees. यानी कि no single person will going to handle the whole transaction. So, there will be a division of work among your employees. Then provision of check. Your one employee will going to check another employee, यानी कि जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई एक ही ट्रांजैक्शन है, उसको दूसरा पर्सन करेगा फिर तीसरा करेगा, यानी एट द एंड जो सिक्स पर्सन है वो शायद पहले वाले पर्सन को जानता भी ना हो या उससे उसकी बात भी ना होती हो, सिर्फ नाम से पता होगा कि ओके भाई इसने सेल किया है या इसने गुड्स को रिलीज किया था गोडाउन में से. सो हियर प्रोविजन क्या बोलते हैं, एक चेक सिस्टम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. देन यूज ऑफ डिवाइसेस. यूज ऑफ डिवाइसेस का मतलब क्या, इंटरनल चेक सिस्टम में ओनली पर्सन या इंडिविजुअल इंक्लूडेड हो ऐसा नहीं है. समटाइम्स कैसा है कि वो डिवाइसेस का भी इंटरनल चेक में यूज हो जाता है. फॉर एग्जांपल कि भाई तुम गुड्स निकालते हो गोडाउन में से, तो तुमको वहां पे डिजिटल बिन कार्ड है फॉर एग्जांपल, तो डिजिटल बिन कार्ड पे तुम एंट्री डाल दोगे कि मैं ये पर्सन हूँ, मैंने इतना गुड्स निकाला अंदर से. ठीक है, वहां पे एक पर्सन तो बैठा ही होगा बट तुम भी ले रहे हो, तो तुम्हारा वहां पे पंचिंग करेंगे, थंब इम्प्रेशन लेंगे, ताकि कोई एक्स वाई जेड पर्सन के नाम पे गुड्स ना ले जाए. और वहां पे क्योंकि तुम्हारा थंब इम्प्रेशन है, वो कोई तुम्हारा अंगूठा काट के तो दूसरा करने नहीं वाला है. तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि जेन्यूननेस आ जाती है. फिर वो गुड्स तुम लेके आ गए, फिर जो कैशियर है वो वहां पे अंदर गुड्स डाल रहा है, तो वो भी क्या करेगा कैशियर, वो उसके जो मशीन है उसमें पैसे काउंट करेगा फिर अंदर डालेगा. तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि 100 का नोट कम था, गिनने में गलती हो गया. दैट वोंट हैपन, राइट? तो तुम मैकेनिकल चीजें भी यूज कर सकते हो, पंचिंग मशीन जो है तुम्हारा, राइट? यानी बायोमेट्रिक जो पंचिंग करते हैं हम, के अंदर आते समय बाहर जाते समय तुम पंचिंग कर सकते हो. तो प्लस ये तो सिर्फ एग्जांपल कैश का था, आगे हम वेजीज में देखेंगे कि वेजीज में भी तुम कैसे डिवाइसेस का यूज कर सकते हो. फिर है तुम्हारा स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन यानी जो पर्सन जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जाएगा ताकि एरर्स कम से कम हो, राइट? और काम क्वालिटी वाइज अच्छा हो. चेंज इन वर्क. योर ड्यूटी विल बी रोटेटेड. यानी कि तुम जो तुम्हारा ड्यूटी है, आज फॉर एग्जांपल तुम बैंक में वर्क कर रहे हो, तो बैंक में आज तुम कैशियर की काउंटर पे बैठे हो, एक हफ्ते बाद तुम जाओगे तो तुमको दूसरे सेगमेंट में बिठा देंगे कि चलो भाई लोन वाले सेगमेंट में बैठ जाओ अभी. तो ये क्या हुआ, तुम्हारा जॉब रोटेशन हो गया. हम ज्यादातर जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब रोटेशन हमें देखने मिलता है, और कोई कोई बैंक फॉलो करता है, कोई कोई नहीं करता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि कैशियर बैंक के केस में स्पेसिफिकली उसके पास हमेशा ही कैश रहेगा. तो क्या होगा, फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ही नोज कि भाई इतना कैश अपने बैंक में ही रहता है, इतना शाम होती है तो मेन ब्रांच पे चला जाता है, इतना वो लेने आएगा, प्लस वो कॉन्स्टेंटली सामने वाले पर्सन के साथ भी कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि जो पैसे लेने छोड़ने आता है उसके भी. तो इट कुड बी पॉसिबल कि दोनों मिलके भी फ्रॉड करें. तो यहाँ पे ये सारी चीजें ना हो, दैट्स व्हाई specifically in bank they rotate the duties of their employees because they primarily deal with cash. देन कंटिन्यूअस ऑडिट. कंटिन्यूअस ऑडिट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे इंटरनल चेक में कैसा है कि कंटिन्यूअसली तुम क्या करते जाते हो, हर चीज को वेरीफाई करते हो. हियर यू डोंट नीड टू गो एंड चेक पर्टिकुलरली कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्हारे है या नहीं है. यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑडिट हो जाता है, क्योंकि पहले वाला वाउचर देगा तो ही दूसरे वाला एंट्री करेगा, राइट? सो दिस वर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक. Now we have objectives of internal check system. First objective is to protect business from carelessness, inefficiency and fraud. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप करने का कि भाई
जो भी तुम्हारे बिजनेस में लोग केयरलेस है कि एम्प्लॉय चलो ठीक है आज नहीं किया कल कर देंगे, अच्छा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही तो रह गया है और कुछ तो नहीं रह गया, दैट इज केयरलेसनेस। या इनएफिशिएंसी है, वो टाइम पे काम नहीं कर पाते या परफॉर्म नहीं करते प्रॉपरली, तो वो भी करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वो नहीं करेगा तो आगे वाला नहीं करेगा, और आगे वाला जो है हमेशा इसको टोकता रहेगा कि भाई ये काम खत्म कर, अपने को आगे दूसरा काम है, राइट। देन फ्रॉड है, वो पकड़ा जाएगा। तो ये सब प्रोटेक्ट करता है वो बिजनेस में। देन वी हैव टू इंश्योर एंड प्रोड्यूस एडिक्वेट एंड रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो एडिक्वेट होगी यानी प्रॉपर होगी, रिलायबल होगी यानी तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते, बिकॉज इंटरनल चेक सिस्टम के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। देन यू हैव टू कीप मॉरल प्रेशर ओवर स्टाफ। ये तुम्हारा घिसा पिटा पॉइंट है, सब में आता है, मॉरल चेक ओवर एम्प्लॉय, मॉरल प्रेशर ओवर एम्प्लॉय, राइट। कि स्टाफ को भी पता है कि भाई मैं यहाँ फ्रॉड करूंगा तो आगे वाला पर्सन तो मुझे पकड़ ही लेगा, तो वहां पे वो हमेशा मॉरली, यहाँ हम ऐसे बोलेंगे कि वो हमेशा काम जो भी करेगा वो एंथुजियास्टिकली फुल एफिशिएंसी के साथ और कोई भी फ्रॉड के इंटेंशन से करेगा नहीं। To minimize the chances of errors and frauds and to detect them easily on early stage if it is committed. कोई भी फ्रॉड किया है, कोई भी एरर है, तो अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाएगा, क्योंकि विद इन अ डे या विद इन अ डे और टू 2 days वो क्या होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ट्रांजैक्शन आगे चलाएगा ही चलाएगा। तो एकदम अर्ली स्टेज पे, एकदम बिगनिंग पे ही पता चल जाएगा कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है या फिर यहाँ पे एरर रह गया है। Then next one you have is to divide the work in such a way that no business transaction should be left unrecorded, right? जो तुम्हारा काम है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि तुम्हारा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो कभी भी अनरिकॉर्डेड रहेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अगर भूल जाता है उसे रिकॉर्ड करना, तो एटलीस्ट नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसे रिकॉर्ड कर देगा या वो रिमाइंड कर देगा कि यहाँ पे तुम्हारा ये काम बाकी है। Then you have to fix the responsibility of every clerk according to the division of work. फिर हर एक क्लर्क की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, ठीक है, कि तुमको ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू चेक एवरीथिंग, ठीक है, यू विल बी द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन फॉर इट। तो वहां पे वो पर्सन भी क्या करेगा, दूसरे ने भी गलती किया है तो ढूंढने की ट्राई करेगा, मेरा काम नहीं है करके छोड़ेगा नहीं। Now what are the advantages of internal check system from the employees point of view and from the auditors point of view, यानी कुछ सॉरी एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दोनों को फायदे, कुछ फायदे एम्प्लॉयर को है, कुछ फायदे जो है वो किसको है, तुम्हारे ऑडिटर को है, ठीक है। तो वो हम दोनों ही देख लेते हैं। जो एम्प्लॉयर को क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है। Good system of internal check provides accurate, reliable, and genuine accounting record and data to the owner of the business on which he can rely upon. यानी अगर अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम है, देखो इंटरनल चेक सिस्टम कोई पेड सिस्टम नहीं है, यू आर डेवलपिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि तुम एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर देते हो लोगों को कि अगर वो पर्सन नहीं आया तो काम रह जाएगा ऐसा। तो ये सिस्टम अगर आ जाता है तो कैसा होता है, एम्प्लॉयर एकदम रिलैक्स हो जाता है कि भाई चलो अपने यहाँ पे सब रिलायबल चीजें हो रही है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जेन्युइनली अकाउंटिंग सिस्टम हो रहा है, क्योंकि एक कुछ गफला करेगा तो दूसरा तो पकड़ ही लेगा। देन इकोनॉमी इन ऑपरेशंस एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इन सिस्टम ड्यू टू गुड इंटरनल चेक में रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट्स। काम अच्छे तरीके से हो रहा है तो पेमेंट अच्छा मिलेगा, तुमको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी गुड्स की, कहीं पे गफले नहीं है, एरर्स नहीं है, तो प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। मॉरल चेक ओवर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय पे मॉरल चेक रहेगा, फ्रॉड्स है, एरर्स है, वो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएंगे। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग एम्प्लॉयज, राइट, एम्प्लॉयज जो है उनके बीच में जो भी काम है वो डिवाइड हो जाएगा। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि हर एक काम पे लग गया है अभी, ठीक है, तो हर कोई काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, अगर वो काम पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहा है तो सामने वाले को पता चलने वाला है, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, तो वो दूसरा पर्सन जो है वो पकड़ लेगा कि भाई ये तो काम चोरी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एफिशिएंसी जो है एम्प्लॉय की वो बढ़ती है। नाउ फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम।
Due to efficient system of internal check, the statutory auditor can avoid deep and detailed checking of transactions. He may rely on test checks. Hence, internal check provides convenience to auditor. सबसे पहला है कि भाई उसको एकदम डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है ट्रांजैक्शन को, बिकॉज जो इंटरनल चेक सिस्टम है उसमें ऑलरेडी डिटेल में चेक हो जाता है. सो इफ यू ट्रस्ट दैट इंटरनल चेक सिस्टम, यू कैन गो फॉर क्या बोलते हैं, यू मे अवॉइड द इन डेप्थ चेकिंग, राइट. यानी ऑडिटर जो है वो इन डेप्थ चेक में नहीं जाएगा तो चलेगा. बट फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो प्रॉपर हो. वो हमने आगे भी देखा था कि भाई ऑडिटर जो है वो इंटरनल चेक सिस्टम को प्रॉपरली देखेगा कि यहाँ पे है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, तो ही हम यहाँ पे फ्री हो सकते हैं. Since the balance sheet and profit and loss account is prepared without wasting of time, hence quick preparation of final account is possible. ऑडिटर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम है. सो ही डू नॉट नीड टू डाउट, राइट. उसको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है. तो फटाफट से बैलेंस शीट बनेगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा, वो ज्यादा कंपनीज का ऑडिट एट ए टाइम कर सकता है, या उस कंपनी का फाइनल अकाउंट भी जल्दी बन जाएगा. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम. सो सबसे पहला जो है, इट इज कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस यूनिट्स. देखो, वहां पे इतने एम्प्लॉयज नहीं है, और अगर तुमको डिपेंडेंट करना है एक दूसरे पे तो तुमको एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे. ठीक है. दूसरी चीज कि अब कैसा है कि छोटा सा बिजनेस है, 4 लोग वहां पे काम करते हैं, तो अब हर एक में ऐसा नहीं कर सकते कि चल भाई तू आ और तू कैश जमा करने तू जाएगा, तू पासबुक में एंट्री करेगा, तो दुकान पे कौन बैठेगा, बिजनेस में कौन बैठेगा, काम कौन करेगा, उनको काम भी तो करना है इसके अलावा, राइट. तो कुछ ट्रांजैक्शन जो है उसमें इंटरनल चेक पॉसिबल होता है स्मॉल बिजनेसेस में भी. बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा है कि 4 लोग मिलकर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि अपने पास इतना बड़ा मैन पावर नहीं है या ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, या फिर हमारे पास इतना डिजिटल इक्विपमेंट नहीं है कि जिसमें ऑटो चेक हो जाए, या मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है उतना जिसमें ऑटो चेक हो जाए. इफ इंटरनल चेक सिस्टम is not properly organized, there are chances of disorder in the working of business. अगर ये तुम्हारा प्रॉपर नहीं बना है इंटरनल चेक सिस्टम, तो तुम्हारा जो वर्किंग बिजनेस बिजनेस का जो रोज का काम है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा और डिसऑर्डर हो जाएगा. कि भाई मैं तुमको ऐसा बोल दूं कि सुबह जो है एक्स पर्सन जाएगा सेल करने, और वो 4 बजे तक आ जाएगा, और आज के आज ही पैसे जो है वो बैंक में जमा हो जाने चाहिए. अब वो उसको आते आते 5 बज जाते, तो बैंक तो बंद हो जाएगा, तुमको एंट्री मिलेगा नहीं, तो आज के आज पैसा जमा नहीं होने वाला है. अब आज के आज पैसा जमा नहीं हुआ वो प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरनल चेक सिस्टम में अगर तुमको उसको सही से फॉलो करना है तो सेम डे के पैसे सेम डे जमा हो जाने चाहिए बैंक में. वरना वो एक दिन के लिए वो पैसा कहीं पे भी घुमा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो पैसे के साथ. छोटी सी अमाउंट है तो ठीक है, बड़ी अमाउंट है तो लेके भाग भी सकता है. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो फॉलो नहीं होती, या कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वहां पे तुम्हारा पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा. जो तुम्हारा वर्क है, जो तुम्हारा पर्पस है, वो सर्व नहीं होगा, राइट. There might be instances where the quality of the product and the work is compromised with by the staff members due to greater importance to faster results. अब देखो, बहुत बार कैसा होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्योंकि उनको रिजल्ट जल्दी लाना होता है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ठीक है, और मैं ऑन रोल हूँ, यानी मुझे वहां पे जॉब पे रखा है इंश्योरेंस कंपनी ने. पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम माय सैलरी दे हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड मी इंसेंटिव्स, कि भाई तुम 100 पॉलिसी बेचोगे महीने की तो तुमको इतना इंसेंटिव मिलेगा. अगर तुमने 90 पॉलिसी बेचा तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा. सो नाउ व्हाट वुड बी माय टारगेट, कि चल फटाफट 100 करते हैं, मेरे को वैसे ही 100 पॉलिसी तो बेचनी है, ये जॉब पे रहना है, तो 80-90 तो मेरी हो ही जाती है, तो मैं 20 और बेच दूंगी तो मेरे पूरे 100 का इंसेंटिव आएगा. मेरा अभी रीजन क्या होगा, या सॉरी मेरा पर्पस क्या होगा, कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बेचूं. ठीक है, दैट वुड बी माय इंटेंशन. नाउ आई वोंट कंसर्न कि भाई वो पर्सन वापस मेरे पास दूसरा पॉलिसी लेने आए या नहीं आए, इस महीने बस वो मेरी पॉलिसी खरीद ले ताकि मेरा टारगेट जो है वो एकम्प्लिश हो जाए. अगर क्वालिटी सेल होता तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो 2 साल बाद भी 4 और पॉलिसी लेके आए, बट हम ऐसे बस तू ले ले, बस तू ले ले. ठीक है. तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. अब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वो पर्सन भी
शायद तुम्हारे क्वेश्चंस है, तुम्हारे आंसर से इतना सेटिस्फाइड ना हो, शायद वो नेक्स्ट पॉलिसी तुम्हारी कंपनी में से ना ले, ठीक है, ये तो सिर्फ पॉलिसी का एक एग्जांपल है। तो समटाइम्स हम रिजल्ट के लिए इतना क्या बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अपने क्वालिटी को, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं हम कि वी गिव मच इम्पोर्टेंस टू आवर रिजल्ट्स, ठीक है, वी आर मोर ईगर टू गेट आवर रिजल्ट्स सो दैट वी कॉम्प्रोमाइज आवर क्वालिटी। सेम थिंग कैन हैपन इन मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, I got an order, right, an order to manufacture 100 chairs. Now I do not have that much capacity, and if I want to create or manufacture 100 chairs in a day, then I need to compromise the quality because I am well known for my quality. मैं अपनी क्वालिटी के लिए वेल नोन हूँ, बट मुझे 100 का ऑर्डर मिला है, वो कभी मिलता नहीं है इतना एक दिन में। तो मैंने सोचा चल छोड़ ना, पॉलिश थोड़ा कम करेंगे, चल छोड़ ना, फिनिशिंग थोड़ा कम करेंगे, फटाफट 100 बना देते हैं। हियर स्टाफ ऐसा कर सकता है, राइट। तो स्टाफ जो है वो क्या करेगा, ज्यादा अच्छा, अरे ज्यादा फटाफट रिजल्ट लाने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। An auditor cannot be relied on if he does not conduct test with procedures of his own। इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे कोई बोल दे कि ये कंपनी में इस तरीके से इंटरनल चेक सिस्टम है कि भाई वेज में ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा है, कैश के मामले में इस तरीके से इंटरनल चेक सिस्टम है, मैंने सुन लिया और मान लिया, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। मैं, कोई तो आके कुछ भी बोल के जाएगा, तो मैं मान लूंगी हर चीज? नहीं, उसको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर वो खुद वो प्रोसीजर को टेस्ट नहीं करता है, तो फिर वहां पे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही हो गया कि इंटरनल चेक सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि तुमने खुद ने चेक किया नहीं किया, किसी ने बोल दिया और तुमने मान लिया, हाँ मान लिया, तो फिर क्या मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि तुमने अपने हिसाब से बस रेंडमली ऑडिट कर दिया है। ऑडिटर बिकम्स केयरलेस। समटाइम्स कैसा होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाता है, चल इंटरनल चेक सिस्टम तो है ना, तो फ्रॉड वॉड नहीं होगा। अरे क्या पता फ्रॉड हो सकता है। जो चार, वो नेक्स्ट पॉइंट भी हम इसमें कवर कर देते हैं, इफ मोर एम्प्लॉयज हैव जॉइंट हैंड्स, राइट। तुमको क्या पता कि 4 एम्प्लॉय जो मिलके, जिनका इंटरनल चेक है कि भाई फर्स्ट पर्सन का दूसरा देखेगा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ये 4 ही मिले हुए हो, तो तुमको क्या पता वहां पे फ्रॉड नहीं हुआ। वैसे इंटरनल चेक सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं होगा, वो 4 अलग अलग होंगे, शायद एक दूसरे को जानते भी ना हो, बट अगर ऐसा हुआ या उनकी मिली भगत है, ठीक है, तो ये पूरे इंटरनल चेक सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम ऐसे इंटरनल चेक सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, कि कुछ नहीं होगा, हमने तो कर ही लिया है, यानी यहाँ पे तो इंटरनल चेक सिस्टम है ही, चलो ऑडिट हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपना कल्याण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तुम केयरलेस हो जाते हो, फिर कंपनी फ्रॉड करेगी, कंपनी के एम्प्लॉयज फ्रॉड करेंगे, और ओनर को कभी पता चलेगा नहीं। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनल चेक। ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ये क्वेश्चन शायद लास्ट एग्जाम में ही आया था। सो इन योर टाइप्स ऑफ इंटरनल चेक यू हैव 4 टाइप्स: फिजिकल चेक, मैकेनिकल चेक, इंटेलेक्चुअल चेक एंड लिमिटरी चेक। ओके, सो फर्स्ट जो है दैट इज योर फिजिकल चेक। फिजिकल चेक का मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली चेक होगी, या फिजिकल चीजों से चेक होगी। फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी पर्सोनल है, ठीक है, उसको तुमने अपॉइंट किया है कंपनी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि तुम्हारे यहाँ एक वॉचमैन आके बैठता है जो रोज चेक करेगा कि भाई सारी चीजें सही है या नहीं, अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है या नहीं, तो फिजिकली वहां पे ध्यान रखता है। फिर तुम्हारी जो चाबियां है, ठीक है, वो यानी कैश के ड्रॉवर की चाबी है, या कोई इंपॉर्टेंट जहाँ पे तुम्हारा ट्रेजर है वहां की चाबी है, या जहाँ पे तुम्हारे रॉ मटेरियल का गोडाउन है, ये सारी चाबियां तुम घर नहीं ले जाओगे, या एम्प्लॉय अपनी जेब में लेके नहीं घूम सकता। काम खत्म, लॉक किया, चाबी को जमा करना पड़ेगा एक रूम में, लॉक एंड की में, ठीक है, उसको ऐसा बोलते हैं। तो वहां पे तुम लॉक करो और जो की है उसको उस ड्रॉवर में रख दो। वो जो रूम है, वो यानी सेफ्टी रूम या जो भी XYZ उसको नाम दिया होगा, वहां पे ही सबको चाबी रख के जाना है। यू कैन नॉट कैरी द सेम थिंग विथ यू, राइट। फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक तो कोई भी लेके घूम सकता है, ठीक है, यानी फॉर्जरी हम जिसे बोलते हैं, डुप्लीकेट साइन अगर तुमको आता है तो तुम कर लोगे। तो इसके लिए ब्लैंक चेक है, उसकी काउंटिंग रखना चाहिए कि भाई इतने चेक अभी पड़े हैं,
और लास्ट चेक किसने इशू किया उसका नाम भी लिखा होगा। यानी हम जनरली अपने घर पे चेक बुक होता है तो आगे हम लिखते हैं पेज पे कि ये चेक इसको इशू किया इतने रुपए का, और ये किसने इशू किया ये कंपनी में लिखना चाहिए। ठीक है, कि इस पर्सन ने ये चेक इसको इशू किया, और उसका एक पूरा बुक भी बनना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो चेक के आगे चेक बुक में ही तुम लिख रहे हो, वो चेक बुक कहीं पे गुम हो गई तो सो यू नीड टू प्रिपेयर वन स्टेच्यूटरी बुक फॉर दैट और वन बुक फॉर दैट, इन शॉर्ट रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। सेम वे मैकेनिकल चेक। मैकेनिकल चेक का मतलब क्या हुआ कि तुम फ्रैंकिंग मशीन, कैश रजिस्टर, कैलकुलेटर या अकाउंटिंग मशीन ये सब रखोगे। कैश है तो कैश तुमको हाथ से नहीं गिनना, मशीन में रखोगे, वो मशीन जो है वो तुमको काउंट करके देगा, फ्रैंकिंग में जाएगा और वो पैसा बाहर आएगा, राइट। फिर तुम वहां पे श्योर हो जाओगे कि अच्छा एक भी रुपए का गलती नहीं है। कैलकुलेटर यूज करो, हाथ से मत गिनो कि अच्छा चलो 50,000, ये 26,000, ये हुए अभी अपने 76,000, मन से ही गिन लिए, एक आध हजार ऐसे वैसे, 10,000 ऐसे वैसे तो गया। So you need to, if you depend on your machines or tools, then that is your mechanical check. Intellectual check का मतलब क्या हुआ? तो इंटेलेक्चुअल चेक का मतलब ये होता है कि भाई तुम स्मार्टनेस यूज करते हो वहां पे, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वेजीज है, तो वेजेस में कैसा होगा कि रोज के एम्प्लॉयज, रोज के वर्कर्स आते हैं, तो वो जो तुम्हारे डेली वर्कर्स नहीं है या जो तुम्हारे रजिस्टर्ड वर्कर्स नहीं है, रोज अलग अलग अगर आते हैं तुम्हारे यहाँ पे, तो व्हाट यू कैन डू, एक तो वेजेस आर्ली बेस पे होता है कि इतने घंटे का इतना रुपया, इतने घंटे का इतना रुपया। तो डमी वर्कर्स लोग बनाते हैं या गोस्ट वर्कर्स जैसे हम बोलते हैं वो लोग बनाते हैं कि भाई आज 50 वर्कर्स आए थे जबकि आए होते हैं 48, 49 या 46, तो बाकी के वर्कर्स का पैसा जेब में। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, एक पर्सन जो है वो वर्कर्स जब आएंगे तब उनकी एंट्री करवाएगा, दूसरा पर्सन जो है वो उन वर्कर्स को काउंट करेगा और उनको अकॉर्डिंगली वर्क अलॉट करेगा, थर्ड पर्सन जो है वो क्या करेगा, वर्कर्स जब जा रहे तब सेम काउंटिंग लेगा और उनको वेज पे करेगा, और वेज पे जो कर रहा है वो साइन नहीं लेगा, थर्ड पर यानी फोर्थ पर्सन जो है वो साइन लेगा हर एक वर्कर का पैसा गिन के, अच्छा तुझे कितने दिए ला दिखा, और वो सारी चीजें लास्ट में क्रॉस वेरीफाई फिफ्थ पर्सन करेगा, ये पर्सन इतने बजे आया था, इतने बजे गया और इसे इतना पैसा मिला। तो यहाँ पे कहीं पे भी क्या हुआ, तुमको कोई मशीन का यूज नहीं करना पड़ा, बट इंटेलेक्चुअली क्या हुआ, सारी चीजें वेरीफाई हो गई, राइट। फिर आता है लिमिटरी चेक। लिमिटरी चेक यानी लिमिटेशन से रिलेटेड, कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, कंपनी में, वहां पे तुम एक लिमिटेशन सेट कर दो। अब ये लिमिटेशन कैसे सेट होगा कि भाई कोई भी पर्सन जो है या एक फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स है, वो आज 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता, यानी एक सेल्समैन को तुम भेज रहे हो तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि 2,000 का गुड्स है, तो ज्यादा से सॉरी कम से कम तुझे 1,800 में बेचना पड़ेगा, यानी कि तू 10% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकता है, वरना तू मत मत बेच। यानी कि ज्यादातर से इसमें ऐसा करते हैं कि मैंने इसको इतना डिस्काउंट दे दिया और वो दिया नहीं होता, जेब में रख लिया होता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उसका एक लिमिट सेट कर दो, फिर उससे ज्यादा तो उसको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, और उससे ज्यादा अगर उसको लेना है तो वो क्या करेगा, अपनी जेब से डिस्काउंट निकाल के देगा। सेम वे अथॉरिटीज दी होती है कि भाई तुम जो गुड्स है वो गोडाउन में से आज 50,000 से ज्यादा का नहीं निकाल सकते, तो वो एक क्या है, तुमको इतनी अथॉरिटी दी है, उससे ज्यादा का तुमको निकालना है तो XYZ पर्सन या तुम्हारे सुपीरियर की परमिशन तुमको लेनी पड़ेगी। अगर तुम क्रेडिट देते हो, क्रेडिट पे गुड सेल करते हो, तो इतने महीने से ज्यादा का क्रेडिट नहीं देना है, राइट। या फिर तुम कहीं पे भी क्या बोलते हैं, किसी एम्प्लॉय को तुम अपॉइंट करते हो तो इतने से ज्यादा सैलरी पे तुम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, अगर तुमको करना है तो जो सुपीरियर है उसकी तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम। सो सबसे पहला जो तुम्हारा है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर तुम्हें तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा चाहिए, ठीक है, एक गुड इंटरनल चेक सिस्टम, एक आइडियल इंटरनल चेक सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क हो, वर्क जो है वो डिवाइडेड हो लोगों के बीच में, डिपेंडेंसी होनी चाहिए, एक पर्सन जो है या एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉय पे या दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट होना चाहिए एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। प्लानिंग द प्रोसीजर, जो भी तुम्हारा प्रोसीजर है, जो भी तुम ट्रांजैक्शन करने वाले हो उसको तुम्हें प्लान करना पड़ेगा,
प्रॉपर, कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पर्सन इसे हैंडल करेगा, बाय दिस टाइम यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क एंड समवन एल्स विल कंटिन्यू विद दिस, सो दैट इज योर प्लानिंग, एंड XYZ जो भी पर्सन है वहां तक ये काम जाएगा। देन इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू पॉलिसी मैटर, यानी कि जितनी भी तुम्हारी पॉलिसीज है वो तुमको प्रॉपरली प्लान आउट करना है, राइट। दूसरी चीज, हर एक एम्प्लॉय जो है उसको पॉलिसी पता होनी चाहिए। अब तुमने तो पॉलिसी बना दिया इंटरनल चेक्स का कि ऐसे ही काम होगा, ये इतना ही होगा, यहाँ कंट्रोल है, ये है वो है, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, तो उसको ही जब पता नहीं है तो वो क्या फॉलो करेगा, सो ही मस्ट नो कि व्हाट इज द पॉलिसी, राइट। देन चेंज ऑफ ड्यूटीज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो जॉब है वो रोटेट होना चाहिए, यानी जॉब रोटेशन सिस्टम शुड बी देयर। इट कुड आल्सो पॉसिबल कि अगर यू हैव योर ऑफिसेस इन नियर बाय एरियाज, देन यू कैन रोटेट द सेम एम्प्लॉय इन डिफरेंट ऑफिस, राइट। कि आज भाई तू जा और सलाबतपुरा वाली ब्रांच पे बैठ, फिर एक महीने बाद तुम कौन सी ब्रांच पे बैठोगे, तो तुम जाके बैठोगे अमरोली ब्रांच पे। सो और एक महीने बाद तुम विसु जाओगे, एक महीने बाद तुम पार्ले पॉइंट जाओगे, तो ये चार अलग अलग जगह घूमेगा, सबके साथ तो फ्रॉड नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ड्यूटी चेंज करने से, जॉब रोटेट करने से यहाँ पे गफले होने के चांसेस, फ्रॉड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कंपलसरी लीव, कंपलसरी लीव देने का है कि भाई चलो फ्राइडे तुमको छुट्टी लेना ही पड़ेगा, या महीने में एक दिन तुमको कंपलसरी छुट्टी लेना है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब तुम छुट्टी हुए जाओगे तो तुम्हारे बदले कोई और काम करेगा, और जब कोई और तुम्हारे बदले काम करेगा तो दैट पर्सन विल रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे कुछ गलती है, कुछ गलत है। गलती यानी एरर और गलत यानी फ्रॉड, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई वहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट सबके पास से नहीं लिया जाता, यानी मैं झाड़ू मारने आती हूँ तो मेरे पास से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेंगे, बट जो कैश का काम करते हैं, जो कैश बैंक में जमा करने जाते हैं, उनके पास से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे। कि भाई अपने को पता है रोज के 50,000 ये जमा करने जाता है, तो उसकी पहली सैलरी अपने पास ही रखी होगी कि भाई तेरी 25,000 सैलरी मैं अपने पास रखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे मैम वो तो 25,000 ही है, तो 50,000 लेके भाग जाएगा, बट 50,000 चलेंगे कितने दिन, उसको दूसरे महीने जॉब तो चाहिए होगा, कौन रखेगा उसको जॉब पे, तो वो 50,000 लेके भागेगा नहीं, क्योंकि 25,000 ऑलरेडी उसके डिपॉजिट में पड़े। उसको अल्टीमेटली कितना फायदा हुआ 25 का, वो भी इतना रिस्क लेके, सो ही वोंट रन अवे। सो जो कैश वाले लोग हैं उनका कुछ परसेंटेज जो है वो हमें क्या करना चाहिए, डिपॉजिट में रखना चाहिए, कि भाई तेरा इतना पैसा अपने पास पड़ा रहेगा जब तक तू जॉब करेगा, या जब तक हमें तुझ पे ट्रस्ट नहीं आ जाता। But internal check system does not deal with trust. It is purely based on your mind कि भाई तुमको ये पैसा है अपने पास ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट वस्ट कुछ आता नहीं है। सो वो एक डिपॉजिट तुमको रखना पड़ता है। डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक, एवरी डे जो कैश तुमने अर्न किया है सेम डे उसको डिपॉजिट कर देना है बैंक में। एक भी दिन वो पैसा तुम्हारे पास या ड्रॉवर में नहीं पड़ा रहना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, यानी कि जो भी तुम्हारा, अभी तो सेल्फ बैलेंसिंग ही आ गया है, राइट, यानी कि कंप्यूटराइज ही है तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो ही जाता है। बट स्टिल हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम एम्प्लॉय के बेस पे करें, तो फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स निकाला था गोडाउन में से, फिर दूसरे पर्सन ने ट्रांजैक्शन, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, और लास्ट में एक ने पैसे रिसीव किए, तो वहां पे जो लेजर है वो बैलेंस हो जाना चाहिए कि गुड्स 50,000 का गया था, तो 50 की एंट्री हुई क्या एट द एंड, जिसने पैसे रिसीव किए, कैश आए 50,000 के, नहीं आए तो जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री हुई, यानी वो ऑटोमेटिकली सेल्फ बैलेंस हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 का गुड्स गया, पैसे तो 30,000 आए, डिस्काउंट विस्काउंट दिया नहीं था, तो 20,000 कहाँ गए, ये क्वेश्चन मार्क एंड में आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गफला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, ये पकड़ा गया तो तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांग है, अगर नहीं पकड़ा जाता है तो तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। और ज्यादातर केस में अगर इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है तो सेल्फ बैलेंस हो ही जाएगा, क्योंकि किसी ने भी फ्रॉड किया है तो नेक्स्ट पर्सन पकड़ लेगा, राइट। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। चेक सिस्टम तुमको चेक चेंज करना है, इंटरनल चेक सिस्टम यू कैन चेंज, ऐसा नहीं कि नहीं यही रिजिडिटी कि इसे ही हमने बनाया यही रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लूप होल्स है, यहाँ पे कहीं पे ऐसा है कि तुमको चेंज करना पड़ेगा, देन यू नीड टू,
देन मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग, मशीन्स का यूज करना है, सॉफ्टवेयर्स का यूज करना है तुमको अकाउंटिंग में, कैलकुलेटर्स यूज करने हैं, क्लॉक्स यूज करने हैं टाइम रिकॉर्डिंग के लिए, राइट। कैलकुलेटर्स यूज करने हैं, फ्रैंकिंग मशीन्स जो है स्टैम्प करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन यूज होता है, तो वो भी तुमको यूज करना चाहिए। देन यू हैव यूज ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स तुमको यूज करना है। यूज करना है इसका मतलब क्या, कि एक पर्सन है उसने ये वीक में क्या काम किया, रिपोर्ट दे के फिर ही छुट्टी पे जाएगा। वीकेंड के पहले रिपोर्ट दो, वरना फिर तुमको संडे आके रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या है, रिपोर्ट सिस्टम तुम वहां पे रखी हुई है तुमने, तो हर पर्सन ने क्या किया है वो पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, तो वहां रिपोर्ट में भी पता चल जाता है कि कौन पर्सन क्या कर रहा है, या कहाँ पे वो प्रॉब्लम में है, या उसको कहाँ पे काम नहीं हो रहा है, इनएफिशिएंट है, या कहाँ पे वो फ्रॉड करने की ट्राई कर रहा है। सो विद दिस we'll stop. Then the next topics will be covered in second part.